Hello student, how are you all doing? I hope all of you are doing well. Now we are studying social science book of class 8 and this is our new NCERT book and this book name is Exploring Society India and Beyond. In this book we are studying theme A and theme A it is a part of geography and in this theme we are studying chapter number 1 natural resources and their use. नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है? ऐसे रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिलते हैं और उनका क्या यूज़ है। नेचुरल रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं, जैसे कि एयर हो गया, वाटर हो गई, सॉइल हो गई, तो ये सारे क्या है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है। तो इनके यूजेस के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो फर्स्ट आपको ये कोटेशन गिवन है, इसको मैं रीड कर देती हूँ और इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको समझा देती हूँ। कंसर्न सोशल साइंटिस्ट आर क्लियर ऑन व्हाट वी नीड टू डू, what we must move toward a regenerative economy, an economy that operates in harmony with nature, repurposing used resources, minimizing waste, and replenishing depleted resources. We must return to the innate wisdom of nature herself, the ultimate regenerator and recycler of all resources. जो हमारे सामाजिक वैज्ञानिक हैं, ठीक है, वो उन्हें बहुत ज़्यादा चिंता होती है नेचर की, तो वो जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। वो कहते हैं कि हमें जो है रीजनरेटिव इकोनॉमी की ओर बढ़ना चाहिए। रीजनरेटिव इकोनॉमी क्या होती है? रीजनरेटिव इकोनॉमी को हिंदी में अर्थव्यवस्था बोलते हैं। रीजनरेटिव इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी होती है, इसका मतलब ये होता है कि जो हम नेचर से चीज़ें ले रहे हैं ना, उससे ज़्यादा जो है नेचर जो है हमें प्रोड्यूस, हमारे लिए नेचर प्रोड्यूस कर रहा है, उसको हम कहते हैं रीजनरेटिव इकोनॉमी। तो हमें ऐसी इकोनॉमी की ओर बढ़ना है, उससे हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ हो रही है, उसकी वृद्धि हो रही है। एन इकोनॉमी दैट ऑपरेट्स इन हार्मनी विथ नेचर, और ऐसी इकोनॉमी, ऐसी अर्थव्यवस्था जो कि हमारी जो प्रकृति है उसके साथ एक बैलेंस बनाए रखती है। रिपर्पसिंग यूज रिसोर्सेज, और ऐसे इकोनॉमी में जो प्रकृति के साथ शांति बनाए रखती है, तो जो रिसोर्सेज यूज हो गए उनका दोबारा से इस्तेमाल करके और उनका कम से कम वेस्ट हो, मिनिमाइजिंग वेस्ट एंड रिप्लेनिशिंग डिप्लीटेड रिसोर्सेज। और ऐसे रिसोर्सेज जो खत्म होते जा रहे हैं उनका जो है दोबारा से जो है हम उनको प्रोड्यूस करें। We must return to the innate wisdom of nature herself, the ultimate regenerator and recycler of all resources. तो हमें जो है हमें ऐसी प्रकृति की ओर लौटना चाहिए जहाँ प्रकृति खुद अपनी चीज़ों को नेचर से लेके बनाती है। मतलब प्रकृति में एक बैलेंस मेंटेन हो जाता है। कोई भी रिसोर्सेज खत्म हो रहा है तो प्रकृति इसको अपने आप बना रही है नेचर के अंदर। तो हम हर चीज़ों का क्या हो रहा है, हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो प्रकृति क्या करती है, उसको रीजनरेट करिए, दोबारा उस चीज़ को बनाती है और उसका रिसाइकिल मीन्स क्या होता है, उसका पुनर्चक्रण करती है, वापस से वो साइकिल जो है कम दोहराती रहती है सभी रिसोर्सेज की। Okay, and this quotation is given by Christiana Figueres and Tom Rivett-Carnac in The Future We Choose. The Future We Choose ये एक बुक है, उससे ये कोटेशन लिया गया है। फिगर 1.1 हम लोग देख लेते हैं। दूध सागर वाटरफॉल एंड द रेलवे ब्रिज गोवा इंडिया। ये एक वाटरफॉल है और इसका ये ऐसा वाटरफॉल है जो इसमें से जो पानी गिर रहा है, जल में से जो पानी गिर रहा है वो ऐसा लग रहा है जिस तरीके से दूध गिर रहा है, ठीक है। और उसके पास एक रेलवे ब्रिज बना हुआ है, ठीक है। उसके नीचे से क्या है, जो वाटरफॉल्स का जो पानी नीचे की ओर जा रहा है उसके ऊपर एक रेलवे का ब्रिज है और ये ब्रिज जो है आपको गोवा के अंदर देखने को मिलेगा एंड इट इज लोकेटेड इन गोवा इन इंडिया। ओके, तो ये ब्यूटी को स्पेसिफाई कर रहा है ये दूध सागर वाटरफॉल। ओके, द बिग क्वेश्चंस क्या क्या टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर के अंदर हम कवर करने वाले हैं, उनके हम आंसर्स को जानेंगे, उनके बारे में हम समझेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो गिवन है इसमें, हाउ डू वी कैटेगराइज नेचुरल रिसोर्सेज, किस तरीके से जो है हमारे प्राकृतिक संसाधन है, रिसोर्सेज को हम हिंदी में बोलते हैं संसाधन, किस तरीके से हम प्राकृतिक संसाधन को बांट सकते हैं। ओके, किस बेसिस पे बांट सकते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। Question number 2, what is the connection between the distribution of natural resources and different aspects of life? क्या रिलेशन है, क्या संबंध है जो नेचुरल रिसोर्सेज अलग अलग जगहों पे बटे हुए हैं, अलग अलग जगहों पे मिल रहे हैं और उनका लाइफ में क्या उनका रोल है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3, what are the implication of unsustainable use over exploitation of natural resources? क्या समस्याएं आ सकती हैं बाद में अगर हम रिसोर्सेज जितनी हमें ज़रूरत है उससे ज़्यादा अगर हम उसको यूज़ करते हैं, तो जो हमारी फ्यूचर जनरेशन उसका क्या होगा,
वो किस तरीके से जो है इन रिसोर्सेज, तो हमें इस तरीके से रिसोर्सेज को यूज करना है कि जो रिसोर्सेज हैं हम इस तरीके से यूज करें जो हमारी आने वाली जनरेशन है उसके लिए भी रिसोर्सेज जो है वो बच जाए। ठीक है, तो रिसोर्सेज को हमें एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना है, सभी रिसोर्सेज को पूरी तरीके से खत्म नहीं करना है। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है इन सब के जो आंसर्स हैं वो इस चैप्टर के अंदर हमें मिल जाएंगे। ओके, ये फिगर है आपको एक शो करिए, फिगर 1.2 ए माइक्रोहाइडल प्लांट इन हिमाचल प्रदेश। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये माइक्रोहाइडल प्लांट, ये है पिक्चर इसकी, ये माइक्रोहाइडल प्लांट है जो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर है। द पावर ऑफ फ्लोइंग वाटर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी, जो पानी जो है इस यहाँ जो बह रहा है, इस पानी से क्या किया जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जा रहा है। ठीक है, इसीलिए इसको माइक्रोहाइडल प्लांट बोला गया है। जिस पानी से इलेक्ट्रिसिटी को बनाया गया है, कन्वर्ट किया जा रहा है, उसको हम हाइड्रो प्लांट बोल रहे हैं। ओके, नाउ वी विल सी फिगर 1.3। अब हम फिगर 1.3 देखने वाले हैं। ये फिगर जो है, एन ऑफशोर ऑयल रिग एक्सट्रैक्ट्स पेट्रोलियम फ्रॉम बिलो द सी बेड। तो ये समुद्र के किनारे, ऑफशोर का मतलब समुद्र के किनारे जो एरिया होता है वहां पे जो रिग क्या है, ऑयल रिग मीन्स एक ऑयल निकालने वाली एक मशीन है जो पेट्रोल को समुद्र के तल से निकाल रही है, सी बेड से, मीन्स जो सॉरी जो ओशन के अंदर जो ऑयल है इन द फॉर्म ऑफ पेट्रोल, उसको जिस मशीन से निकाला जा रहा है वो जो मशीन है उसको शो किया गया है इसमें फिगर 1.3 में। ओके, नाउ वी विल रीड दिस टॉपिक। व्हेन डज नेचर बिकम अ रिसोर्स, नेचर जो है कब रिसोर्स बनते हैं उसके बारे में हम समझेंगे अभी। One of the meanings of the word nature is the totality of life and non-life forms that are part of an environment but have not been created by humans. एक जो मीनिंग है वर्ड नेचर का, उसको हम सबसे पहले समझेंगे कि नेचर का मतलब क्या होता है। नेचर जो है वो लाइफ की बात करता है। इट मीन्स ऐसी चीज़ें जिनमें लाइफ होती हैं, और नॉन लाइफ फॉर्म्स की बात करता है, ऐसी चीज़ें जिनमें ज़िंदगी नहीं होती, जिनमें लाइफ नहीं होती है। और ये चीज़ें जो जिनमें लाइफ होती है और जिनमें नॉन लाइफ होती है, जिनमें कोई लाइफ नहीं होती है, ये सब इन्वायरमेंट के ही पार्ट हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम लिविंग थिंग्स के बारे में जानते पढ़ते आए हैं और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते आए हैं, तो वही चीज़ें जो होती हैं वो नेचर को बताती हैं और ये नेचर का ही पार्ट होती हैं। बट हैव नॉट बीन क्रिएटेड बाय ह्यूमंस, तो ये इन्वायरमेंट का पार्ट है और इसको ना ही, इन चीज़ों को ना ही इंसान ने बनाया है। इट मीन्स जो प्रकृति जो है उसमें जो लिविंग थिंग्स हैं और नॉन लिविंग थिंग्स है वो इन्वायरमेंट का पार्ट है, लेकिन इसको किसने बनाया, इसको प्रकृति ने बनाया, इसको ह्यूमंस ने नहीं बनाया, इसको इंसानों ने नहीं बनाया है। When humans use these for their subsistence or create new things from their consumption, these elements of nature become resources. जब इन ह्यूमंस जो होते हैं अपने सर्वाइवल के लिए इन चीज़ों से नई नई चीज़ें बनाते हैं, प्रकृति की चीज़ों से नई नई चीज़ें बनाते हैं, फिर उनका यूज़ करते हैं, और ऐसे तत्व जो हमें नेचर से मिल रहे हैं उनसे हम अपने रिसोर्सेस बनाते हैं, संसाधन बनाते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, रिसोर्सेज बोलते हैं, जो कि हमें कहाँ से मिल रहे हैं, प्रकृति से मिल रहे हैं। ठीक है, उस ऐसी चीज़ें व्हेन ह्यूमन यूज, ऐसी चीज़ें जो इंसान जो है अपने सर्वाइवल के लिए यूज़ कर रहा है, उनसे नई नई चीज़ें बन रही हैं और फिर उनका हम यूज़ कर रहे हैं, और वो चीज़ें हमें नेचर से मिली हैं, और जब वो चीज़ हमें नेचर से मिली है तो वो क्या है, वो रिसोर्सेज है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अभी हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। ट्रीज आर अ पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट, जो पेड़ होते हैं वो हमारे एनवायरमेंट का पार्ट हैं। दे एक्सिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ ह्यूमंस, और ये जो है इसको नेचर ने बनाया है, इसको इंसानों ने पेड़ों को नहीं बनाया है, ये प्रकृति खुद अपने आप बनाती है इसको। When we cut them and convert their wood into furniture, we seize the trees as a resource. और जब हम पेड़ों को काट देते हैं, उनसे हमें वुड मिलती है, लकड़ी मिलती है, उससे हम क्या करते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, जो आप अपनी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में ये सारी चीज़ें जो हैं आप यूज़ करते हो। ठीक है, और ये सब चीज़ें जो हैं वो हमें ट्री से मिल रही हैं, और ट्री क्या है, इन सब चीज़ों के लिए एक रिसोर्स का काम कर रहा है।
ओके। और एक चीज और मैं बता देती हूँ आपको, जो लीव्स, जैसे कि लीव्स होती हैं किसी भी पेड़ के ऊपर, उनमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है और फिर उनसे ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, और जब वो सॉइल में मिल जाती हैं तो उनसे मैन्योर बना देती है वो। तो ये क्या है, ये नेचुरल प्रोसेस हो रहा है। ओके, इसको ह्यूमंस नहीं कर रहे, दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस। ओके, ऑफन दीज एंटिटीज आर नॉट इजिली एसेसेबल। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जहां तक पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर मे बी पेट्रोलियम इन प्लेसेस डीप अंडर द ओशंस दैट वी डू नॉट हैव द टेक्नोलॉजी टू एसेस। जैसे कि आप देखेंगे ओशन के गहराई में अगर आप जाओगे ना, तो बहुत ज्यादा पेट्रोलियम आपको देखने को मिलेगा नीचे। आप गहराई में देखिए, ओशन के नीचे गहराई में पेट्रोलियम है कहीं कहीं पर। तो लेकिन हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम वहां तक पहुंच सके, ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम ओशन में से पेट्रोल निकाल सके। और द एक्सट्रैक्शन कॉस्ट मे बी टू हाई, या फिर अगर ऐसी हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है और है भी, तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा महंगी है वो टेक्नोलॉजी। और इट्स मे बी कल्चरली अनएक्सेप्टेबल, और इसको सांस्कृतिक तौर पे इसको कोई भी स्वीकार नहीं रहा है। जैसे कि कटिंग ट्रीज इन सेक्रेड ग्रुप्स। सेक्रेड ग्रुप्स क्या होते हैं, ऐसे पेड़ पौधे जिनकी हम पूजा करते हैं। ओके, जिनको हम पवित्र वन बोलते हैं। ओके, तो इसको समाज भी एक्सेप्ट नहीं करता है। तो ये चीजें जो हैं, सो फॉर एंटिटी टू बी कॉल्ड अ रिसोर्स, तो ये रिसोर्स तो हैं, रिसोर्स तब होंगी ये चीजें, लेकिन ये हमारे, इसको हम रिसोर्स नहीं कहेंगे। रिसोर्स हम तब कहेंगे इसको, इट शुड बी टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल। अगर हम मान लीजिए जो ओशन के अंदर जो पेट्रोल है, उसको हम टेक्नोलॉजी का यूज करके वहां से जो है पेट्रोल को निकाल लेते हैं। ओके, ठीक है, तो ये रिसोर्स कहलाएगी। कैसे? और फिर इसका हम क्या करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन जो है उसका इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए। इकोनॉमिकली फिजिबल मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज जो है, मान लीजिए आपने 100 रुपए मशीन पे खर्च किए, 100 रुपए का आपको पेट्रोल निकाल, मतलब जो आप उसमें से एक्सट्रैक्शन निकाल रहे हो ओशन में से, वो 100 रुपए का है पेट्रोल का, ठीक है। और आपकी जो मशीन आई है वो 1000 रुपीज की है। ओके, तो जो कॉस्ट है वो भी मेंटेन होनी चाहिए। ओके, ऐसा नहीं हो तो अगर इसी चीज को बोला कर यहाँ पे, इकोनॉमिकली फिजिबल होनी चाहिए वो चीज, और कल्चरली एक्सेप्टेबल होने चाहिए, लोग उसको स्वीकार, सांस्कृतिक तौर पे उसको स्वीकार करें, तभी वो चीज जो है वो रिसोर्स कहलाएगी। ओके, यूजुअली द वर्ड एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन जो है ये नेगेटिव कॉनेटेशन है, इसको नेगेटिव के एस्पेक्ट से यूज करते हैं इस वर्ड को। इन द कॉन्टेक्स्ट वी यूज इट हियर, इट मीन्स एक्सट्रैक्शन, यूटिलाइजेशन एंड कंजप्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। यहाँ पे जो एक्सप्लॉयटेशन का जो मतलब बताया है वो एक्सट्रैक्शन से बताया है। एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज को जो गहराई में थी वहां से बाहर निकालना। ओके, जो ओशन के अंदर पेट्रोल था उसको हमने निकाला ओशन से, टेक्नोलॉजी की हेल्प से, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रैक्शन। और फिर हम लोग उसका क्या करते हैं, यूज करते हैं, बाहर निकाल कर उसे इस्तेमाल करते हैं। ऐसी ही चीजों को हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। ओके, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। The earth has treasures, many of which have formed over millions of years and which humans have taken and learned to use. हमारी जो धरती है उस पर बहुत सारे खजाने हैं, बहुत सारे खजाने हैं जिसको मिलियंस ऑफ ईयर्स लग गए हैं बनने में, एंड विच ह्यूमंस हैव टेकन, और इसको ह्यूमंस ने क्या किया है, निकाला है वहां से खोद के, एंड लर्न टू यूज, और उसको सीखा है कि इन सब चीजों को कैसे यूज करना है। These include the most obvious one like water, air and soil. और ऐसी चीजें जो हमें दिखाई देती हैं जैसे पानी है, पानी से कैसे बिजली बनानी है, ये हमने क्या किया है, इसको सीखा है। ठीक है, ये हमें अर्थ ने खजाने दिए हैं, उससे हमने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना सीखा है पानी से। एयर, ओके, सॉइल, मिट्टी जो है, मिट्टी में किस तरीके से जो है मिट्टी को हमें अच्छे से अच्छे जो है हमारी फसल जो है ज़्यादा क्वांटिटी में, हमारी फसल जो है ज़्यादा क्वांटिटी में हो, प्रोडक्शन हमारा ज़्यादा हो, उसके लिए जो है हमें सॉइल को कैसे फर्टाइल करना है, तो ये सब जो है हमने सीखा है कि जितने ज़्यादा हमारी मिट्टी अच्छी होगी किसी भी फसल को उगाने के लिए, तो हमारा जो प्रोडक्शन होगा वो भी अच्छा होगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं हमने सीखी हैं, ह्यूमंस ने सीखी हैं।
are also not so obvious ones like coal, petroleum, precious stones, metal ores, timber. हम लोग को कुछ चीजें ऐसी हैं जो नहीं दिखाई देती हैं, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, प्रीशियस स्टोन्स, बहुत मूल्यवान कीमती पत्थर होते हैं, मेटल ओर्स जैसे कि आयरन का ओर भी हो सकता है, उसमें एल्यूमिनियम का भी ओर हो सकता है, और टिम्बर मीन्स लकड़ी। तो ये कुछ ऐसी चीजें जो हमें दिखाई नहीं देती, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी हमें कहाँ से मिलती हैं? अर्थ से मिलती हैं। अर्थ ने हमें बहुत सारा खजाना दिया है, हमारी पृथ्वी ने हमें बहुत सारा खजाना दिया है। ये सारी चीजें क्या है? नेचुरल है। ओके, अभी हम फिगर 1.4 देखने वाले हैं। जेंटल प्लोइंग कॉजेस मिनिमल डिस्टर्बेंस टू द अंडरग्राउंड इकोसिस्टम एंड रिटेन सॉइल मॉइस्चर। इसमें ये बोला है कि खेत को जब हम जोतते हैं ना, तो उन्हें बहुत गहराई से नहीं जोतना है, बहुत इस तरीके से जोतना है खेत को कि जो हमारी मिट्टी है जो खेत की, वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, ठीक है। थोड़ी आपको वो जो मिट्टी है उसको इस तरीके से प्लो करना है कि थोड़ी सी खुदाई होके वो सॉफ्ट हो जाए एकदम, ठीक है। और जो हमारे उस मिट्टी के अंदर जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि अर्थवर्म होते हैं, कई बार स्नेक्स भी होते हैं उसके अंदर, और छोटे छोटे इंसेक्ट्स भी होते हैं, उनको भी कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। इस तरीके से हमें खेत के अंदर प्लोइंग करनी चाहिए, उस मिट्टी को थोड़ा सा खोदना चाहिए। ओके, एंड टू द अंडरग्राउंड इकोसिस्टम, जैसे कि मैंने अंडरग्राउंड इकोसिस्टम वही जो हमारे माइक्रोऑर्गेनिज्म जो धरती के खेत के नीचे हैं, धरती के मतलब कि जहाँ पे फसल उगाते हैं उनके नीचे होते हैं वो, एंड रिटेन्स द सॉइल मॉइस्चर, और जो हमारी मिट्टी है उसमें भी क्या हो, नमी बनी रहे। तो इस तरीके से जो है हमें प्लोइंग करनी है खेतों की, ठीक है। बहुत जेंटल, बहुत धीरे धीरे प्लोइंग करनी है, जिससे कि कोई भी मिनिमल डिस्टर्बेंस जो है अंडरग्राउंड इकोसिस्टम को ना हो, ना ही जो हमारी सॉइल है उसको कोई नुकसान पहुंचे, उसमें जो मॉइस्चर है वो वैसा का वैसा ही बना रहे। ओके, नाउ वी विल से दिस फिगर। अब हम ये फिगर देखने वाले हैं, फिगर 1.5। ओके, ये फिगर है, ये मधुमक्खी का छत्ता है, ठीक है। इसमें से क्या निकालते हैं? इसमें से हनी निकाला जाता है, हनी फ्रॉम अ बेहिव। मधुमक्खी के छत्ते से हम हनी निकालते हैं, और इसका मेडिसिनल भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और हम लोग डे टू डे लाइफ में भी हनी का यूज़ करते हैं। ओके, तो ये क्या है? नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या है? नेचुरल प्रोसेस के जरिए एक्सट्रैक्शन किया जा रहा है। हनी का एक्सट्रैक्शन जो है ये नेचुरल प्रोसेस के जरिए किया जा रहा है। डोंट मिस आउट। ओके, in many indigenous traditions of the world, nature is considered sacred. You have read about this. In such traditions, nature is a nurturer and nourisher. बहुत सारे हमारे पुराने जो ट्रेडिशंस चले आ रहे हैं दुनिया के अंदर, जो पुराने समय के जो ट्रेडिशंस हैं, पूरे दुनिया के अंदर ऐसा होता था कि जो प्रकृति होती थी उसको लोग बहुत ज़्यादा पवित्र मानते थे, उसकी पूजा करते थे। बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, वो लोग क्या करते हैं, नेचर को, पृथ्वी को बहुत ज़्यादा पूजते हैं। ओके, तो इस तरीके से हमारे यहाँ क्या होता है, बहुत सारे ट्रीज़ हैं, पेड़ हैं, जिनकी पूजा करते हैं हम लोग। जैसे पीपल का पेड़ है, उसकी पूजा करते हैं, और बरगद का पेड़ होता है, उसकी भी पूजा की जाती है। तो ऐसे चीज़ें हैं नेचर के अंदर जिनको बहुत ज़्यादा, नेचर हमें ऐसी चीज़ें दिए, ऐसे ट्रीज दिए हैं जिनको हम बहुत ज़्यादा सेक्रेड मानते हैं। यू हैव रीड अबाउट दिस इन सच ट्रेडिशंस, नेचर इज नर्चर एंड नरिशर। तो आपने ये सब चीज़ें पढ़ी होंगी। सेक्रेड बुक के बारे में हमने क्लास 6 की जो न्यू बुक है, जो क्यूरियोसिटी साइंस की, उसमें हमने सेक्रेड ग्रुप्स के बारे में पढ़ा था कि सेक्रेड ग्रुप्स क्या होते हैं। तो कुछ परंपराएं ऐसी चली आ रही हैं जहाँ पे प्रकृति को नर्चर मारा है। नर्चर मीन्स प्रकृति जो है हमारी अच्छे से देखभाल करती है, प्रकृति जो है हमारा पालन पोषण करती है, और नरिशर करती है। नरिशर कैसे करती है? वो हमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमारा जो है पोषण जो है उसको पूरा भरण पोषण करती है हमारा। नेचर मीन्स, नर्चर मीन्स हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है। आप देखेंगे नेचर से तो जो क्रॉप्स हैं वो प्रकृति की, तो नेचर से तो आ रहे हैं, जो फसलें उगती हैं वो प्रकृति की तो हैं, और उनसे वही तो हमारा फूड है, ठीक है। उसी वजह से तो वीट होता है, वीट भी जो है वो खेतों में होता है, वो नेचुरल प्रोसेस है। तो इस जो प्रकृति जो चीज़ें हमें प्रोवाइड कर रही है उसी वजह से तो आज जिंदा है। प्रकृति हमें हमें हमारा भोजन देती है, ठीक है। तो प्रकृति जो है वो हमारा भरण पोषण भी करती है, और हमारी
केयर भी करती है। ठीक है, ये फिगर 1.6 देख लेते हैं। तुलसी पूजा फॉर वेलबींग। हिंदू धर्म में जो है तुलसी पूजा जो है वो उसको बहुत ज़्यादा हर आपको हिंदू धर्म में जो हर व्यक्ति के घर में आपको तुलसी का पौधा देखने को मिलेगा और इसको बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है और हर घर में इसकी पूजा होती है। डू यू नो ऑफ प्रैक्टिसेस दैट रिफ्लेक्ट दिस? क्या आप इस तरीके से और भी चीज़ें बता सकते हैं जो रिफ्लेक्ट करते हैं? हाँ, जो हमारी रिवर है ना उसकी भी हम लोग बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं। हमारी हमारी जो नदियाँ हैं उसको भी बहुत ज़्यादा पवित्र माना गया है। ठीक है, आप जैसे कि हम लोगों ने कुंभ का जो मेला लगता है, कुंभ का जो स्नान करते हैं वो रिवर पे ही तो बेस्ड है। तो वो सब क्या है, ये भी एक जो है हमारी नेचुरल प्रैक्टिसेस हैं जो हमारे रिलीजन्स में होती हैं। हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा ये प्रैक्टिसेस देखने को आपको मिलेंगी। लोग पीपल की पेड़ की बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरीके की नेचुरल प्रैक्टिसेस हैं कि हम लोग रिवर को भी बहुत ज़्यादा पवित्र मानते हैं, उनकी भी पूजा करते हैं जो हमारी नदियाँ हैं। थिंक अबाउट इट, टेक अ पॉज, लुक एट योर सेल्फ एंड द थिंग्स अराउंड यू। आप थोड़ा सा रुकेंगे और आप जो है अपनी तरफ देखेंगे, जो आपकी चीज़ें हैं उसकी तरफ देखेंगे आपके आसपास। व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ ईच ऑफ देम? फिर आप देखेंगे जो भी चीज़ें आपने अपने आसपास देखी हैं उनका ओरिजिन कहाँ से हुआ, वो चीज़ कहाँ से निकल के आई होगी, तब वो चीज़ जाके बनी होगी, उसका उद्गम कहाँ से हुआ होगा। ठीक है, एट सम पॉइंट दे ऑल लीड टू नेचर। कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो हैं प्रकृति से जुड़ी हुई होंगी। इवन द प्लास्टिक बटन ऑन योर शर्ट, आप जो शर्ट पहनते हो उस पर जो प्लास्टिक का जो बटन होता है ना वो भी किसका बना हुआ है? दैट वी गॉट फ्रॉम नेचर। जो प्लास्टिक है वो तो हमें नेचर से मिल रही है और प्लास्टिक पेट्रोलियम से बनती है, पेट्रोल से बनती है। तो इसी तो जो चीज़ हमने जो बटन तैयार किया है प्लास्टिक से, तो वो भी चीज़ जो बनी है उसके अंदर जो प्रोडक्ट यूज़ किया है वो भी नेचुरली है। ओके, in short, we apply the term natural resources to materials and substances that occur in nature and are valuable to humans. अगर हमें पूछा जाए कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, अगर उसकी हमें डेफिनेशंस बतानी है, तो नेचुरल रिसोर्सेज की अगर हमें डेफिनेशन बतानी है तो हम क्या बताएंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज वो मटेरियल्स होते हैं, वो पदार्थ होते हैं जो हमें प्रकृति ने दिए हैं और जो इंसान के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हैं और मतलब वैल्यूएबल मीन्स वो बहुत ज़्यादा कीमती हैं, इंसान के लिए मूल्यवान हैं। तो ऐसे रिसोर्सेज को हम नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं जो हमें प्रकृति ने दिए हैं, जो प्रकृति से मिले हैं। ओके, कैटेगरीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, अब हम इस टॉपिक के बारे में समझेंगे। इन साइंस वी लर्न द यूजफुलनेस ऑफ कैटेगराइजेशन and naming. We use some shared characteristics or criteria when we categorize ideas or things. साइंस में हम पढ़ते हैं कि चीज़ों को किस तरीके से उनकी यूजफुलनेस के बेसिस पे, इसका क्या यूज़ है, किस चीज़ का क्या कहाँ हम यूज़ करते हैं, उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, कैटेगरी में बांट देते हैं और फिर उसकी नेमिंग कर देते हैं। ओके, इसी तरीके से जो इनकी जो विशेषताएं होती हैं रिसोर्सेज की, उस तरीके से हम रिसोर्सेज को भी बांटते हैं और अपने आइडियाज़ के बेसिस पे हम लोग उनको कैटेगराइज कर देते हैं, कुछ चीज़ों के बेसिस पे हमको कैटेगराइज कर देते हैं। वी नेम द कैटेगरीज सो दैट वी कैन रेफर टू दैम विद जस्ट वन। और जो हम जिस कैटेगरी में हम डालते हैं, जो उस कैटेगरी में बताते हैं, हो सकता है वो वन वर्ड का हो या छोटा सा कोई फ्रेज मतलब की फॉर्म में हो। ओके, when these names and meanings are shared across groups of people, it helps us discuss a set of ideas or things without needing to describe them every time. और जब हम उनके नेम्स और मीनिंग्स को लोगों को बताते हैं तो ये चीज़ें जो हैं हमें समझने में और हमारे माइंड में एक आइडिया लेके आती हैं चीज़ों के प्रति, जिससे कि हम चीज़ों को जो है याद रख सकते और उसके बारे में जो कभी भी किसी को बता सकें। वी कैन कम्युनिकेट मोर इफेक्टिवली टू, और इस तरीके से हम उनको बता सकते हैं ये चीज़ इस तरीके की हैं। इन अर्ली क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। आपने पिछली क्लासेस में लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ा होगा। एज सुन एज वी यूज दीज वर्ड्स यू नो व्हाट दे मीन। जब हम इन वर्ड्स को यूज करते हैं तो आपको पता चल जाता है इनका मतलब क्या है। दिस इज सिंपल एग्जाम्पल ऑफ कैटेगरीज, और ये एक सिंपल एग्जाम्पल जो है
हम कैटेगराइजेशन का बता रहे हैं कि जिस तरीके से हमने लिविंग थिंग्स में आपको बताना है कि लिविंग थिंग्स की क्या विशेषताएं होती हैं, लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो नहीं करते, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस नहीं करती हैं। तो इस तरीके से हमने क्या किया, मैंने आपको भी कैटेगराइज कर दिया, दोनों के बारे में आपको बता दिया। ठीक है, आप लिविंग थिंग्स का कोई भी एग्जाम्पल बता दीजिए, ओके, और नॉन लिविंग थिंग्स का एग्जाम्पल बताइए। इस तरीके से आप क्या कर रहे हैं, आप कैटेगराइज कर रहे हैं लिविंग थिंग्स को, नॉन लिविंग थिंग्स को। इसी तरीके से क्या करेंगे, वी डू द सेम विथ नेचुरल रिसोर्सेज। सेम थिंग जो है हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को कैटेगराइज करेंगे। जिस तरीके से हमने लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को कैटेगराइज किया, अब जो है हम नेचुरल रिसोर्सेज को कैटेगराइज करेंगे इसी तरीके से। ओके, think about it, what might be different criteria we can use to categorize natural resources। और क्या अलग से कोई क्राइटेरिया हो सकता है जो कि जिस तरीके से जो है हम नेचुरल रिसोर्सेज को बांट सकते हैं, क्या कोई ऐसा क्राइटेरिया है? वन ऑफ द वेज वी कुड कैटेगराइज नेचुरल रिसोर्सेज बेस्ड ऑन द यूजेस वी पुट them to: essential for life, source for materials and source for energy। हाँ, नेचुरल रिसोर्सेज को कैटेगराइज करने के लिए कई तरीके हैं। फर्स्ट जो तरीका जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं वो यूजेस के बेसिस पे पढ़ेंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज का यूज कहाँ करते हैं हम लोग और उसका यूज क्या है हमारी लाइफ में। तो फर्स्ट थिंग जो है उसमें एसेंशियल फॉर आवर लाइफ, उसके बारे में पढ़ेंगे। सोर्सेज फॉर मटेरियल, क्या क्या मटेरियल के वो सोर्स हैं, और एनर्जी का भी वो सोर्स है, नेचुरल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज एसेंशियल फॉर लाइफ, अब जो है हम देखने वाले हैं कि रिसोर्सेज जो हैं वो हमारी लाइफ में कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं, हमारी लाइफ के लिए कितने ज़रूरी हैं। ठीक है, लाइफ वुड नॉट एग्जिस्ट ऑन अर्थ विदाउट द एयर वी ब्रीथ। जिंदगी जो है वो पॉसिबल नहीं है अर्थ के ऊपर बिना हवा के, जो हम सांस ले रहे हैं। द वाटर वी ड्रिंक, जो पानी हम पी रहे हैं। द फूड वी ईट, जो खाना हम खा रहे हैं। वी टेक दीज फ्रॉम द एटमोसफेयर, ये जो हवा है वो हमें एटमोसफेयर से मिल रही है। ठीक है, और रिवर एंड पॉन्ड से हमें क्या मिल रहा है, पानी मिल रहा है। एंड थ्रू द कल्टिवेशन सॉइल और अदर लिविंग थिंग्स, और कल्टिवेशन सॉइल्स में क्या हो रहा है, हम क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो वी कैन नॉट मेक द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक और द सॉइल विच गिव अस फूड। हम जो है, जो हवा जो हम ब्रीथ कर रहे हैं ना, वो हम खुद नहीं बना रहे। जो पानी हम पी रहे हैं वो हम खुद नहीं बना रहे उसको। द सॉइल विच गिव अस फूड, जो जिस मिट्टी में हम फसलों को उगा रहे हैं वो हमने नहीं बनाई है, दैट इज गिवन बाय नेचर, इसको हमें नेचर ने दिया है। तो ऐसे ही रिसोर्सेज को हम नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं, और ये रिसोर्सेज जो हैं हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और इनके बिना, इन रिसोर्सेज के बिना जो है लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं है अर्थ के ऊपर। ओके, नाउ वी विल सी नेक्स्ट, दैट इज रिसोर्स फॉर मटेरियल। ओके, रिसोर्स फॉर मटेरियल क्या होता है, अब हम इसको देखने वाले हैं। ह्यूमन बींग्स क्रिएट फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, ह्यूमन बींग्स जो हैं वो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स जो है, सॉरी कि क्या हो गया, ह्यूमन बींग्स जो हैं वो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को बनाते हैं आउट ऑफ नेचर्स गिफ्ट्स, जो कि हमें प्रकृति ने दिए हैं। ठीक है, ह्यूमन बींग्स क्रिएट फिजिकल ऑब्जेक्ट। ओके, ह्यूमन बींग्स जो हैं बहुत सारी वस्तुएं बनाते हैं, वो नेचर से लेते हैं फिर उनसे वस्तुएं बनाते हैं। जैसे कि आपको पता है हम लोग नेचर से वुड लेते हैं, फिर हम उसके ट्री से वुड मिलता है, उससे हम फर्नीचर बनाते हैं, अलमारी बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, बेड बनाते हैं। तो इस तरीके से जो है ह्यूमन बींग्स जो है फिजिकल ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। वी मेक देम फॉर आवर यूटिलिटी और टू क्रिएट थिंग्स ऑफ ब्यूटी दैट एनरिच आवर लाइव्स एंड दोस ऑफ अदर्स। और ऐसी चीज़ें बनाते हैं जिनकी हमें ज़रूरत है और जिनका हम यूज़ करते हैं, और ऐसी भी चीज़ें हम बनाते हैं जिससे सुंदरता जो है वो हमें दिखाई दे। ठीक है, बहुत सी नेचर से ऐसी चीज़ लेके हम मतलब अपनी मतलब कि डेकोरेटिव के पर्पज से भी हम बनाते हैं बहुत सारी चीज़ें, और इससे जो है हमारी ज़िंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा खुशहाल हो जाती है। दोज ऑफ अदर्स, ए पीस ऑफ वुड कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू अ चेयर, आपने लकड़ी के टुकड़े से आप चेयर बना सकते हो। एंड ऑल्सो कार्व इनटू अ स्टैचू, और लकड़ी से आप स्टैचू भी, मूर्ति भी बना सकते हो, और फिर आप उसको डेकोरेटिव पर्पज के लिए यूज करते हो अपने घरों में। India's geographical diversity provides us with a wide variety of natural resources from wood to marble and coal to gold। जो हमारे भारत देश की जो विविधता है, हमारा भारत देश है उसकी जो भौगोलिक विविधता है
उसमें हमें बहुत सारे कई प्रकार के जो हैं प्राकृतिक प्राकृतिक संसाधन मिलते हैं, जैसे कि लकड़ी से मार्बल तक। संगमरमर जो मार्बल क्या होता है, संगमरमर का पत्थर होता है। तो ये सारी चीजें जो हैं हमें जोग्राफिकल डाइवर्सिटी से जो है विभिन्न प्रकार की चीजें मिलती है, विभिन्न प्रकार के नेचुरल सोर्सेज मिलते हैं, जैसे कि लकड़ी हो गई। मार्बल जो है, मार्बल क्या है, एक तरीके का पत्थर होता है जिसको हम लोग अपने घरों में यूज करते हैं। एंड कोल टू गोल्ड, कोल क्या होता है, कोयला, ये भी हमें प्रकृति दे रही है। सोना जो हम लोग अपने जो वुमेन्स जो है ऑर्नामेंट्स वेयर करती हैं, तो ये सब कहाँ से मिल रहा है, ये सब प्रकृति से मिल रहा है। इसी वजह से इनको हम क्या बोलते हैं, ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं। और ये सारे रिसोर्सेज जो हैं वो मटेरियल्स का काम करते हैं। ये हमें कौन दे रही है, ये हमें प्रकृति दे रही है। ठीक है, तो हमने इसमें रिसोर्सेज जो है, रिसोर्सेज को, नेचुरल रिसोर्सेज को यूजेस के बेस पे कैटेगराइज किया। रिसोर्सेज एसेंशियल फॉर लाइफ एंड रिसोर्स फॉर मटेरियल। लास्ट वन है रिसोर्सेज फॉर एनर्जी। रिसोर्सेज से कैसे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, अब हम इसमें ये पढ़ने वाले हैं। एनर्जी इज अ कॉर्नरस्टोन ऑफ मॉडर्न लिविंग। एनर्जी जो है एक बेसिक माना जाता है मॉडर्न लिविंग, जिस तरीके से आज हम लोग अपना जीवन जी रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी फॉर आवर बिल्डिंग्स, जो हमारी बिल्डिंग्स हैं, जब उनको हम उसमें उसको तैयार करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, बिना इलेक्ट्रिसिटी के बिल्डिंग्स बन के तैयार नहीं हो जाती। वहाँ पे भी हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं बिल्डिंग्स बनाने के लिए। ट्रांसपोर्टेशन में भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हो रहा है। एंड ऑल टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, जितने भी तरीके के प्रोडक्शन प्रोसेस होते हैं, सब में जो है हम लोग एनर्जी का यूज़ करते हैं। ओके, दिस एनर्जी कैन कम फ्रॉम डाइवर्स नेचुरल सोर्सेस। और ये एनर्जी कहाँ से आ रही है, विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक सोर्स से आ रही है, स्रोत से आ रही है। हिंदी में सोर्सेस को स्रोत बोलते हैं। जैसे कि कोयला, कोयला जो है वो हमें प्रकृति से मिल रहा है। वाटर, पानी, वो भी हमें प्रकृति ने दिया है। तो ये क्या है, ये एनर्जी जो है, कोल एनर्जी, वाटर एनर्जी, पेट्रोलियम, ये सारी चीज़ें, नेचुरल गैस, ये सारी चीज़ें जो हैं, सनलाइट जो सूरज की रोशनी है, विंड एनर्जी, ये सब हमें कौन दे रहा है, ये सारे रिसोर्सेज जो हैं वो हमारे लिए जो है प्रकृति हमें दे रही है। और ये सारे रिसोर्सेज हमारे लिए एनर्जी जो है हमें प्रोवाइड कराते हैं। फिगर 1.7 हम लोग देखने वाले हैं, उसको मैं आपको शो कर देती हूँ एक बार। फिगर 1.7, रिवर वाटर एज अ रिन्यूएबल रिसोर्सेज एज लॉन्ग एज ग्लेशियर्स एंड फॉरेस्ट एक्सिस्ट। आप देखेंगे ये जो नदी है, इसमें जो पानी आ रहा है ना, ये ग्लेशियर से आ रहा है। अगर ग्लेशियर्स नहीं होंगे तो ये नदियां जो हैं, इनका पानी भी सूख जाएगा। और ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज बार बार जो है, ये बार बार जो है नदियों में पानी जो है वो अपने आप जो है ऑटोमेटिकली जो है प्रकृति इसको बनाती है। ओके, फॉरेस्ट एग्जिस्ट, आपने देखा हो कई बार फॉरेस्ट जो है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं और फिर उसमें हम और नए पौधे जो बीज गिर जाते हैं, तो अपने आप जो है फॉरेस्ट जो है वो फिर से वैसा ही बन के तैयार हो जाता है। तो ये जो रिवर है, फॉरेस्ट है, ये सब क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। इसको प्रकृति बार बार अपने आप बना के तैयार कर देती है। फिगर 1.8 देख लेते हैं। ये जो है फिगर 1.8 है। वी, ये पिक्चर देखिए आप, यहाँ पे बहुत सारे जो लॉग है ना वुड के, वो रखे हुए हैं। वी कैन मेक टेक टिम्बर फ्रॉम द फॉरेस्ट। ये जो है, ये जो लकड़ी है, ये हमें फॉरेस्ट से मिली है। और इससे जो है, और हम क्या बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। लकड़ी से बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं इन लिमिटेड क्वांटिटीज फॉर अ लॉन्ग टाइम इफ़ वी अलाउ टू रीजनरेट। अगर हम इसको मतलब कि और ज़्यादा अगर हम पेड़ नहीं लगाएंगे और बस यूज़ ही करते रहेंगे लंबे समय तक, तो एक ना एक दिन क्या होगा, ये रिसोर्सेज पूरे ख़त्म हो जाएंगे। तो हमें रीजनरेट का भी काम करना है। अगर हम किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं ना, तो उसके लिए हमें रीजनरेट भी करना पड़ेगा। ओके, अब हम पढ़ने वाले हैं रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, तो मैं आपको पहले बता देती हूँ। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको प्रकृति जो है वो बार बार प्रोड्यूस कर देती है। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे होती है, ऐसे रिसोर्सेज जिनको प्रकृति बहुत जल्दी नहीं बना पाती है, उनको काफ़ी समय लगता है, साल लगते हैं। ठीक है, तो उसको हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। और ये रिसाइकिल नहीं होते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज इतनी जल्दी।
A second way of categorizing natural resources could be based on whether they are renewable or not. तो जो हमने जो दूसरा तरीका जो अब हम पढ़ रहे हैं ना रिन्यूएबल नॉन रिसोर्स सोर्सेज में, इसको हमने किसके बेस पे यहाँ पे बताया है, इसको हमने रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल के बेसिस पे कैटेगराइज किया है सेकंड वे। और पहला तरीका क्या था, वहाँ पे हमने यूज के बेसिस पे पढ़ा था। यहाँ पे हम कैटेगराइज कर रहे हैं कि ये रिन्यूएबल है कि नहीं है। ओके, A general principle of nature is that it functions in a restorative and regenerative way. एक जो फंक्शन होता है नेचुरल रिसोर्स का, जो भी फंक्शन मतलब कि नेचर जो है, प्रकृति जो है, उसका जो सिद्धांत है, उसका काम क्या है, रिस्टोरेटिव का काम। ओके, और उसका दूसरा काम है रीजनरेटिव का। तो रिस्टोरेशन का मतलब क्या होता है, वापस से पहले जैसा बनाना, और रीजनरेशन का मतलब होता है मतलब नया जीवन शुरू करना और आगे की ओर बढ़ना। ओके, तो ये इस प्रिंसिपल पे जो है प्रकृति जो है वो काम करती है, रिस्टोरेशन और रीजनरेटिव वे पे। Restoration is the process of returning something to its original healthy state if it has been degraded or damaged. Restoration वो प्रोसेस होता है कि वापस उस स्टेट पे आ जाना जो पहले था, अगर वो डिग्रेड हो गया है या खत्म हो गया एकदम। नेचर हील्स, रिन्यूज एंड मेंटेन्स हरसेल्फ ओवर टाइम। नेचर प्रकृति क्या करती है, अपने आप को हील करती रहती है, रिन्यू करती है, बार बार रिन्यू करती रहती है और मेंटेन बना के रखती है समय के अनुसार। एक कट ऑन योर स्किन विल नॉर्मली हील। अगर आपके स्किन पे अगर थोड़ा सा घाव हो जाता है तो वो भर जाता है, ठीक है, वापस से आपकी वही अब उसी फॉर्म में आपकी स्किन हो जाएगी। ए फॉरेस्ट रिकवर आफ्टर वाइल्ड फायर। मान लीजिए किसी जंगल में आग लग गई तो आप वहां पे फिर से पेड़ पौधे लगा देंगे, फिर से वो वैसा बन के फॉरेस्ट बन के तैयार हो जाएगा। रीजनरेशन गोज बियॉन्ड रेस्टोरेशन। It is about nature's ability to create new life and condition for thriving. Regeneration का मतलब होता है कि नेचर में इतनी क्षमता है कि वो नई जिंदगी बना सकता है और फिर से आपका जीवन जो है खुशहाल कर सकता है। तो वो कैसे बना सकता है उसके बारे में हम एग्जाम्पल से समझेंगे। We plant trees in areas that may have lost them on account of human intervention like clearing forest for housing. हम जो है पेड़ पौधे लगाते हैं किसी भी जगह पे, ठीक है, और इंसान जो है अपने फायदे के लिए उनको काट देता है, जंगलों को साफ कर देता है घर बनाने के लिए या बिल्डिंग्स बनाने के लिए, इंडस्ट्रीज बनाने के लिए। प्लांटिंग द टाइप्स ऑफ ट्रीज दैट वर ओरिजिनली ग्रोइंग, these restores the ecosystem. The tree provide food and shelter for birds, squirrels and other creatures, enabling life to return. तो हम लोग क्या करते हैं, ट्रीज लगा देते हैं, उसी तरीके वापस से ट्रीज अगर हम लगा देते हैं तो वो फिर उसी तरीके से इकोसिस्टम बन के तैयार हो जाता है, ठीक है। एक बार अगर हमने जंगल साफ कर दिया तो हम दोबारा लगा सकते हैं ट्रीज को, उस तरीके से फिर से फॉरेस्ट बना के तैयार कर सकते हैं। और ट्रीज से हमें क्या क्या मिलता है, ट्रीज हमें भोजन देते हैं, शेल्टर देते हैं, ठीक है, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। लकड़ियों का भी हम लोग ट्रीज लकड़ी को यूज करके आप देखेंगे जो हिली एरियाज होती हैं वहाँ पे लकड़ियों के घर बना लेते हैं लोग। और ट्रीज जो है वो जो हमारे पक्षी होते हैं वो उस पर अपना घोंसला बना लेते हैं तो उनका शेल्टर का काम करते हैं, ठीक है। ट्रीज जो हैं उस पर पक्षी अपना घोंसला बना के उसके अंदर रहते हैं तो उनके लिए भी जो है शेल्टर का काम करते हैं ट्री। स्क्विरल्स एंड अदर क्रिएचर्स इनेबलिंग लाइफ टू रिटर्न्स। नेचर वर्क्स इन साइकिल्स। प्रकृति जो है एक चक्र में काम, एक पूरा चक्र जो है, एक साइकिल जो है उसमें काम करती है। वेयर देयर इज नो वेस्ट, जहाँ पे उसका कोई भी वेस्ट नहीं होता। एक जो रिसाइकिल है ना, एक पूरी साइकिल चलती रहती है प्रकृति के अंदर। टेक अ फॉरेस्ट, मान लीजिए एक जंगल ले लेते हैं हम। लेट्स से ट्री फॉल्स इन द फॉरेस्ट, मान लीजिए एक पेड़ है वो गिर गया, ओके। इट डिकम्पोजेस विद द बैक्टीरिया, फंगी एंड इंसेक्ट्स फीडिंग ऑन इट। और फिर उसको क्या होगा, वो डिकम्पोज हो जाएगा तो उस पर बैक्टीरिया लगेंगे और फंगी लगेगी, इंसेक्ट लगेंगे, वो उसको खाते रहेंगे। फिर क्या होगा, जब वो एकदम सड़ गल जाएगा तो उसको क्या होगा, वो मिट्टी के साथ मिल जाएगा। तो ट्रीज बिकम्स पार्ट ऑफ द सॉइल एनरिचिंग इट। फिर जो ट्रीज है वो सॉइल का पार्ट हो जाएगा, उसमें मिट्टी के अंदर मिल जाएंगे उसके जो भी डिकम्पोज हुआ है, जो भी चीजें बची हैं। और फिर से क्या होगा, मिट्टी जो है वो एनरिच हो जाएगी, मिट्टी की जो उर्वर शक्ति है, मिट्टी फर्टाइल हो जाएगी। न्यू ट्रीज एंड प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स। फिर क्या होगा, नए पौधे आप वहां लगा देंगे या सीड्स वहां पे गिरे हुए होंगे ना, जो पशु पक्षी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर देते हैं उस तरीके से, या कोई भी पेड़ का बीज है जो वो आसपास गिर जाता है तो और पौधे आ जाते हैं। तो उस तरीके से जो है नए पौधे और नए पेड़ उगाएंगे।
इवेंचुअली सम विल फॉल एंड द साइकिल स्टार्ट्स अगेन। और इसी तरीके से ये प्रोसेस जो है, ये साइकिल रिपीट होती रहती है। ट्री जो है गिर गया, फिर डिकम्पोज हो गया, फिर उसको इंसेक्ट्स ने फीड कर लिया, फिर उसमें फिर क्या होगा, दोबारा से पेड़ निकल आएगा नया, और दोबारा से प्लांट्स ग्रो हो जाएंगे बीज से, और ये साइकिल जो है ये कंटिन्यू जो है चलती रहती है नेचर के अंदर। These are examples of nature's principle of restoration and regeneration in practice। तो ये जो है क्या है, ये प्रकृति का जो सिद्धांत है वो किसके ऊपर बेस्ड है, वो रिस्टोरेशन के ऊपर बेस्ड है और रीजनरेशन के ऊपर बेस्ड है। रिस्टोरेशन का मतलब क्या होता है, वापस पहले जैसा बनाना, और रीजनरेशन का मतलब है नया जीवन शुरू करना और आगे बढ़ना। ओके, तो हमने समझा ये कॉन्सेप्ट की रिस्टोरेशन क्या होता है और रीजनरेशन क्या होता है नेचर्स के प्रिंसिपल में। ओके, उसकी हेल्प से हमने इन रिसोर्सेज को मतलब कि समझा। ओके, अब हम पढ़ने वाले हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज एग्जिबिट दीज कैरेक्टरिस्टिक्स ओवर टाइम। रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है उनमें कुछ आपको विशेषताएं देखने को मिलेंगी समय के अनुसार। मोस्ट ऑफ इंडिया हैज अबंडेंट सनशाइन। आप देखेंगे इंडिया जब में ज़्यादातर जो है, ज़्यादातर वाले जो पार्ट्स हैं इंडिया के अंदर, जो हमारे इंडिया के अंदर जो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया है, स्टेट्स हैं, मान लीजिए वहाँ पे धूप हमेशा रहती है। अब ज़्यादा मात्रा में धूप आप देखने को मिलेगी। इन द नेचुरल कोर्स rivers are fed regularly by rain and melting forests renew themselves। आप देखेंगे नेचुरली, आप देखेंगे जो हमारी नदियां हैं उनको पानी बारिश से मिल रहा है, और जो ग्लेशियर्स जो हिमालयाज में वो जब पिघल रहे हैं, तो वहाँ जो पिघल रहे हैं, जो पानी ग्लेशियर जो हमारे पिघल रहे हैं ना, उनका जो पानी है वो नदियों में ही आ रहा है। तो उस तरीके से नदियों को क्या हो रहा है, पानी मिल रहा है। फॉरेस्ट रिन्यू देमसेल्व्स। जंगल जो हैं, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था, जंगल जो है वो भी रिन्यू होते जाते हैं। ठीक है, उसमें पेड़ डिकम्पोज हो गया, फिर उसका और भी प्लांट सब बीज गिर गया, फिर से वो हरा भरा जंगल जो है वो तैयार हो जाएगा। सॉइल रिप्लेनिश। मिट्टी जो है वो भी बार बार क्या होगा, उसकी भी जो फर्टिलिटी है वो बढ़ जाएगी, और ये नेचुरली प्रोसेस हो रहे हैं एंड सो ऑन। तो इन्हीं ऐसे ही सोर्सेज को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे ही सोर्सेज को हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं, जो रिन्यू होते रहते हैं। ठीक है, however for them to remain renewable there is a condition that natural rhythm of restoration regeneration must not be disturbed। हाँ, लेकिन एक चीज है, सॉरी मैं ये बीच में छोड़ दिया। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम फ्लोइंग वाटर। सोलर एनर्जी जो सूरज से मिल रही है, विंड एनर्जी जो हम लोग विंड हवा से जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, एनर्जी फ्रॉम फ्लोइंग वाटर जो पानी से जो एनर्जी मिल रही है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। टिम्बर फ्रॉम फॉरेस्ट, जंगल से हमें लकड़ी मिल रही है। ये सारे क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। ये कुछ समय बाद अपने आप बन के तैयार हो जाते हैं एज लॉन्ग एज वी आर एबल टू मैनेज दम इन सिस्टम मैनर। लेकिन लंबे समय तक हम इनका यूज करते हैं, फिर इनको मैनेज करते रहते हैं, एक सिस्टम मैनर में इनको हम लोग रिन्यू करते रहते हैं बार बार। इनको इस तरीके से मैनेज करके किया जाता है कि ये प्रकृति में बार बार इनका प्रोडक्शन हो सके। However, for them to remain renewable, there is a condition: the natural rhythm of restoration regeneration must not be disturbed। हाँ, एक चीज है, अगर रिन्यूएबल रिसोर्सेज को अगर आपको मेंटेन करना है तो एक कंडीशन आपको फॉलो करनी पड़ेगी। कि इसमें एक कंडीशन होती है कि जो नेचुरल रिदम है रिस्टोरेशन की और रीजनरेशन की, जिसके बारे में अभी हमने आगे पढ़ा था, उसको कोई भी डिस्टर्ब, वो जो साइकिल है वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, वो मेंटेन होने चाहिए। तो प्रकृति भी जो है अपने जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल नहीं, जो हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, नेचुरल तो है ही है वो, तो जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है हमारी प्रकृति भी उसमें एक बैलेंस बना के रखती है, उन सब चीज़ों में एक बैलेंस मेंटेन करके रखती है। और अगर हमारी रिस्टोरेशन और रीजनरेशन की अगर साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी तो फिर रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैसे हम लोग रिस्टोर करेंगे बार बार। तो इसको हम एग्जांपल से समझ लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को। इफ वी हार्वेस्ट टिम्बर फास्टर देन द फॉरेस्ट कैन ग्रो ट्रीज। अगर हम जल्दी जल्दी टिम्बर निकालेंगे पेड़ों से तो देन द बहुत जल्दी जल्दी हम हार्वेस्ट कर लेंगे, फॉरेस्ट ग्रो भी नहीं कर पा रहा है उतने पेड़, तो हम उसको लकड़ी काटे जा रहे हैं, वी विल इवेंचुअली डिप्लीट द फॉरेस्ट। एक दिन क्या होगा, जो उसमें जो जंगल में जो पेड़ है ना वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमें जिस तरीके से हम प्रकृति से रिसोर्सेस ले रहे हैं उसी तरीके से हमको उसको
उस पे पेड़ पेड़ पौधों को भी लगाना है, पेड़ पौधे की भी उपज होनी चाहिए उसके ऊपर, नेचुरली हो या फिर आप मैनमेड करो। लेकिन फॉरेस्ट में तो बहुत सारी जो प्लांट जो होते हैं, ट्रीज होते हैं, वो सीड्स के जरिए और डिकम्पोज के जरिए जो है वो अपने आप नेचुरली ग्रो कर जाते हैं। Scientists have shown that through irresponsible human actions, many of nature cycles have been disturbed. तो साइंटिस्ट ने ये चीज बताई है कि जो ह्यूमंस है वो अपने फायदे के लिए जो जंगल है उसमें से पेड़ पौधे को काट देता है, तो उसकी वजह से जो हमारी नेचर की जो साइकिल है उस पर बहुत बुरा असर पड़ता है। A combination of several factors interacting, fossil fuels driven industrialization and the cutting down of forests by agriculture and other purpose are two of them. आप दो फैक्टर्स हैं जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स हो गए, हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे जो इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश करते हैं, इंडस्ट्री जगह जगह इंडस्ट्री लगा देते हैं, उसकी वजह से जो है पेड़ों को काट रहे हैं खेती बाड़ी के लिए। तो इन दोनों वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन और कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट की वजह से फॉर एग्रीकल्चर, ये दो पर्पस है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है, दैट वी आर एक्सपीरियंस, जो आज हम अनुभव भी कर रहे हैं। ठीक है, आप देखेंगे आज इतनी गर्मी हो गई है, आज पहले के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे ना, अब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ, क्योंकि जो हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन हम लोग ज्यादा कर रहे हैं और पेड़ पौधों को काट रहे हैं, उस तरीके से हम उसको ग्रो नहीं कर रहे हैं। ओके, ठीक है, इस वजह से हम अपने फायदे के लिए जो है क्या कर रहे हैं, पेड़ पौधों को काट देते हैं। तो जिस हमको क्या करना है, डिफॉरेस्टेशन नहीं करना है, हमें अफॉरेस्टेशन करना है। ओके, और इस वजह से क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो फिर गर्मी तो होगी ही। ऑन अकाउंट ऑफ दिस द ग्लेशियर इन सम प्लेसेस इन द हिमालयस आर मेल्टिंग एट अ रेट फास्टर देन प्रेसिपिटेशन। और इसकी वजह से एक प्रॉब्लम और हो रही है, जो ग्लेशियर्स हैं, वो हमारे जो हिमालयस में जो ग्लेशियर्स हैं कुछ जगहों पे, वो क्या हो रहे हैं, उन पे जो बर्फ है बहुत तेजी से पिघल रही है और वहाँ पे प्रेसिपिटेशन नहीं हो रहा है, वहाँ पे जो बारिश है वो स्नो की फॉर्म में नहीं हो रही है। तो उससे भी क्या हो रहा है, हमारी जो प्रकृति है उसमें इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। ओके, दिस हैज इम्प्लीकेशन ऑफ वाटर सिक्योरिटी फॉर द पॉपुलेशन लिविंग इन द प्लेन्स डिपेंडेंट ऑन द वाटर टावर। अगर हिमालयस इसी तरीके से, अगर हिमालयस मेल्ट में जो हिमालयस में जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो जाएंगे बहुत तेजी से, तो क्या होगा, तो जो पॉपुलेशन जो प्लेन एरियाज में रहती है ना, उसको तो पानी, जो नदियों में पानी जा रहा है वो यहीं से तो जा रहा है ग्लेशियर से, तो उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, और उनके सर्वाइवल के लिए भी उन्हें पानी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएंगी अगर इसी तरीके से ग्लेशियर जो है वो मेल्ट होते रहेंगे तो। ओके, don't miss out. Traditionally, communities had a system of regulating or refraining fishing during the spawning season to enable the maintenance of the fish population. जो पहले की जो कम्युनिटीज थी, तो वो लोग जो है फिशिंग का जो है वो काम करती थी। तो जब अंडे का सीजन होता था, फिश की जो स्पॉनिंग सीजन होता था फिश का, तो उस टाइम पे वो लोग क्या करती थी, अपना जो फिश का जो काम है ना, फिशिंग का जो काम है उसको बिल्कुल ही कंट्रोल कर देते थे, मतलब करते ही नहीं थे, बिल्कुल ही बहुत कम करते थे जब उनका स्पॉनिंग का सीजन होता है फिश का, जिससे कि जो है फिश की पॉपुलेशन जो है वो बिल्कुल मेंटेन हो जाए। हाउ द कमर्शलाइजेशन ऑफ फिशिंग रिजल्टेड इन ओवर फिशिंग। लेकिन आज क्या है, आज क्या है, फिश का ट्रेड हो रहा है, कमर्शलाइजेशन हो गया है, लोग अपने प्रॉफिट के लिए क्या करते हैं, ओवर फिशिंग करने लग गए हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा है, इन द केस ऑफ टाइप ऑफ फिश कॉल्ड ट्यूना, एक फिश होती थी जिसका नाम है ट्यूना, फॉर एग्जाम्पल द रैपिड एंड एक्सटेंसिव डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन लीड टू सम एग्रीमेंट्स ऑन कंट्रोल ऑफ फिशिंग। तो उसकी जो प्रजाति जो है उसमें खत्म हो गई, उसकी प्रजाति ओवर फिशिंग की वजह से। ओके, तो जब ये प्रजाति खत्म हो गई तो एक एग्रीमेंट भी साइन किया गया था उस टाइम पे, लेकिन अब ये धीरे धीरे इसकी प्रजाति जो है बिल्कुल खत्म होती जा रही थी बहुत तेजी से। Nevertheless, this important type of fish that keeps the ocean ecosystem in balance by consuming smaller fish shrimps, it is on decline. तो ये एक इम्पोर्टेंट टाइप की फिश थी जिसको हम ट्यूना फिश बोलते हैं। ये क्या करती थी, ओशन का जो इकोसिस्टम है उसको बैलेंस, उसमें बैलेंस मेंटेन कर देती थी। वो छोटी फिशों को खा लेती थी और शिम्स को खा लेती थी। अब क्या हो गया है, बिल्कुल जो है इस तरह की फिश जो है बिल्कुल ही ट्यूना टाइप की जो फिश है, इसकी जो स्पीशीज है वो बिल्कुल ही खत्म हो गई है। ओके,
डू यू नो ऑफ अदर ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस दैट हेल्प द इकोसिस्टम टू स्टे इन बैलेंस? तो इसमें बताया है कि क्या और भी कोई इसी तरीके से पारंपरिक प्रैक्टिस है जो कि इकोसिस्टम में बैलेंस बनाए रख सकती है क्या? तो हाँ है। पहली चीज है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन आप करेंगे ना तो वो सॉइल को भी फर्टाइल बनाएंगे और क्रॉप का भी प्रोडक्शन अच्छा होगा। और एक और प्रैक्टिसेस वो है इसमें जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्ट में क्या होता है, हम लोग वाटर स्टोर करके रखते हैं और अंडरग्राउंड जो वाटर होता है वो भी रिचार्ज हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने आपको कुछ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस बताई जो कि इकोसिस्टम को में बैलेंस बनाए रखते हैं। आप भी अपनी तरफ से कोई भी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस बता सकते हैं। ओके, थैंक यू। नहीं तो ये चैप्टर जो है बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, इसीलिए मैं ये चैप्टर जो है यहीं फिनिश कर रही हूँ। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो उसमें आप जो है जो चैप्टर रिमेनिंग चैप्टर का जो टॉपिक बचा हुआ है उसको आप हम लोग पढ़ेंगे। ओके, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।